आपका बिजनेस लॉ चल रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल चल रहा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट चल रहा था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 2000 सॉरी 1930। इसमें हमने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, एग्रीमेंट सेल कैसा होगा वो कर लिया। उसमें गारंटी और वारंटी भी हमने पढ़ लिया, कंडीशन भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अभी इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन द कैविट एम्पेटर। कैविट एम्पेटर क्या होता है? लेट द बायर बिवेयर। जरूरी नहीं है कि तभी सारा कुछ जो है डिस्क्रिप्शन से ही सामान बेचा जाएगा। थोड़ी बहुत नॉलेज कस्टमर को भी होनी चाहिए। ऐसी मार्केट में एक नॉलेज चलती है कि जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, उसकी कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन पहले आ जाती है। कस्टमर को उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम कस्टमर को कुछ भी बेच दें। कस्टमर को खुद भी पहले थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आए तो उसको पता हो भी कौन सी चीज़ उसने खरीदनी है, अटेंडेंस लगानी होगी। तो लेट द बायर बिवेयर का मीनिंग यही हो गया कि जरूरी नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज का था, पर मान लीजिए जो बायर हमारे पास मार्केट में आएगा उसको भी होनी ही चाहिए पहले, तब भी मार्केट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है। जो हम भी देखते हैं, जब भी कोई सामान खरीदने जाएंगे हमें पहले ही कुछ ना कुछ पता ही होता है ना कि कौन सी चीज़ है मार्केट में बिकने जा रही है, जिसको हम खरीदने जा रहे हैं। हम लोग पहले ही उसकी नॉलेज लेके चलते हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता डायरेक्ट कुछ भी जाएंगे आप खरीदने, कस्टमर जो सामने सेलर होगा आपको कुछ भी बेच देगा और लेके आ जाएंगे। आपको पहले ही थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पेटर। कैविट एम्पेटर का मीनिंग मतलब ये जो कैविट एम्पेटर का रूल है वो किन किन जगह से हट जाता है, कौन कौन सी चीजें इससे बाहर हैं। जब कोई चीजें जो मान ली कुछ काफी पॉइंट बताए गए हैं जिसमें ये चीजें बाहर हो जाती हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैविट एम्पेटर वाला आपको 10 नंबर में आ सकता है। उसके बाद फिटनेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बायर पर्पस। जब कोई प्रोडक्ट बताकर खरीदा गया हो, बायर मान लो आप सामान खरीदने वाले हैं, मैं बेचने वाला हूँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये बोलता है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से ही होनी चाहिए प्रोडक्ट जो खरीदने जा रहे हैं। फिर भी इसमें कहता भी कैविट एम्पेटर वाला रूल क्या होता है, अगर कहता बायर को पता होता है अपनी मनमर्जी से कोई सामान खरीदता है, कल को वो क्लेम नहीं कर सकता भी आप मैंने जो सामान खरीदा था। और सेलर भी बोलेगा कि आप अपनी मनमर्जी से सामान खरीद के गए हो, कॉन्ट्रैक्ट इसी बेस पे हुआ था, आप ये नहीं केस लगा देंगे। लेकिन कैविट एम्पेटर वाला कोई रूल जो है कुछ केसेस में फ्री हो जाता है। किस केस में? सबसे पहले फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द बायर पर्पस। अगर कोई प्रोडक्ट पर्पस बता के खरीदा गया हो, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना था, आपने बोला कि मुझे इस मकसद के लिए चाहिए, सारा कुछ आपने बता दिया और मैंने आपको प्रोडक्ट बेच दिया। बाय द वे उसमें कोई डिफॉल्ट आ जाए तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। कैविट एम्पेटर में ये केस होता है कि केस नहीं हो सकता सेलर के ऊपर, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जब आप केस कर सकते हैं। रीजन ये है कि आपने बताया था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए लेकिन मैंने कुछ और दे दिया आपको, तो प्रॉब्लम आएंगी। एग्जाम्पल बोला कि अमादा गोज टू बेनी टू बाई साइकिल। अमादा कोई लड़की है, वो बेनी के पास जाती है एक बाईसाइकिल खरीदने के लिए। वो बेनी को बताती भी है जो उसने बाईसाइकिल लेनी है वो माउंटेन ट्रैकिंग पे चलनी है, मीन्स पहाड़ियों पे चलानी है बाइक उसने। इफ बेनी सेल है ऑर्डिनरी साइकिल, अगर बेनी जो है ऑर्डिनरी साइकिल बेच दे और इन एपेबल टू फुलफिलिंग अमादा पर्पस, अगर अमादा का मकसद जो है कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसमें सेलर क्या हो जाएगा, फिर रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। अगर आपने मकसद बताया ही नहीं, अगर लड़का आप आके बोलो कि मुझे बाईसाइकिल चाहिए, सेलर आपको बाईसाइकिल बेच दे, तो इसमें आप केस नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको बोला था साइकिल दो, साइकिल दे दो, मैंने साइकिल बेच दी, तो वो आप केस नहीं कर पाएंगे। नुकसान होगा, भरपाई होगी आपकी होगी। अगर आपने क्लियर ही कर दिया कि जो साइकिल आपको चाहिए वो पहाड़ियों पे चलने वाली चाहिए, माउंटेन ट्रैकिंग करनी है आपने, वहां पर मैं साइकिल नॉर्मल नहीं दे सकता आपको, बोलूँ सही नॉर्मल साइकिल चलेगी नहीं क्योंकि जोर लगना है उसके ऊपर। गियर वाली साइकिल चलेंगी या फिर जो ट्रैकिंग में चलती है वो चलेंगी, नॉर्मल साइकिल नहीं चल सकती। फिर आप केस कर सकते हैं कि जो मैंने साइकिल मांगी थी वो मुझे नहीं मिलेगी। कैविटी मेटर अभी रूल समझ क्लियर आ गया कहाँ पे आपको फ्री हो जाता है। दूसरा, गुड्स परचेज अंडर ब्रांड नेम। अगर आपने कोई गुड्स खरीदनी थी, ब्रांड का नेम बोलकर खरीदी, फिर भी आपको कोई और ब्रांड मिल जाए तो आप केस कर सकते हैं, अदरवाइज केस नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने जो ब्रांड मांगा मैंने आपको ब्रांड दे दिया, आप केस लगाने चले जाएंगे, फिर केस नहीं लगता। कैविट एम्बेडर उस टाइम पे फ्री हो जाता है जब आपने जो चीज़ मांगी गई है वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। उसके बाद गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। सब कुछ पहले से ही डिस्क्राइब करके बेचा जाए लेकिन बाद में भेज कुछ और दिया जाए। आप मेरे पास आए कोई गुड्स खरीदने के लिए, मैंने प्रॉपर उसके डिस्क्रिप्शन दे दी आपको, ये गुड्स ऐसी हैं, या कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, बाईस ऐसा बाईसाइकिल की चल रही है, मैं बाईसाइकिल की एग्जांपल आपको दे दूँ, इसमें इतने गेयर हैं, ये ऐसे चलती है, इसको ऐसे चला सकते हो, इसमें बैटरी भी फिट है, आप सब कुछ उसको बता सकते हैं। बाई द वे डिस्क्रिप्शन बताने के बाद भी कुछ चेंजेस मैंने आपको अलग से दे दूँ तो भी कैविटी मैटर उसमें फेल हो जाता है। मीन्स आप लोग जो कुछ उसको बताया था वो चीज़ मिलेगी तो ठीक है, अगर कुछ और मिल जाएगा तो आप केस लगा सकते हैं। उसके बाद गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। जो क्वालिटी आपको बताई गई थी, जिसके ऊपर डिसीजन हुआ गया था, अगर आपने क्वालिटी में ही डिफॉल्ट दे दिया,
मीन्स जो प्रोडक्ट आपने बना के देने थे, क्वालिटी हम बोलेंगे उसकी क्वालिटी भी 1 साल कहीं खराब नहीं होता, लेकिन वो क्वालिटी आप कुछ और प्रोडक्ट दे दो, भी 6 महीने वाली गारंटी वारंटी वाला प्रोडक्ट दे दो, क्वालिटी उसमें डाउन है, तो भी कैविड एमिटर जो है बाहर हो जाता है। उसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्टर एंड सैंपल। जब सेल जो है सैंपल के साथ होनी हो, मैंने एग्जांपल, आप कोई सामान खरीदना चाहते थे, मैंने पहले आपको सैंपल भेजा, आपने सैंपल यूज़ कर लिया, उसकी प्रॉपर आपको नॉलेज हो चुकी है। जब प्रोडक्ट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की बारी थी तो मैंने आपको सैंपल वाले प्रोडक्ट भेजे ही नहीं, कोई और प्रोडक्ट भेज दिया, तो भी कैविड एमिटर बाहर हो जाएगा, आप केस लगा सकते हैं। ट्रेड यूसेज हमें पता था कि जो गुड्स आपको बेचनी थी, आपने व्यापार के लिए यूज़ करनी थी, लेकिन वो गुड्स आपने ऐसी भेज दी जो सिर्फ घर में ही यूज़ हो सकती है, व्यापार में यूज़ ही नहीं हो सकती, तो भी आप केस कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर। अगर सेलर जानबूझ के कोई फ्रॉड कर दे गुड्स में, या फिर दिखाई कुछ और बेचे कुछ और, तो भी कैबिट एम्बेटर जो है बाहर हो जाता है। हु इज अनपेड सेलर, 2 नंबर में आपको बार बार पूछ लेते हैं कई बार, अनपेड सेलर क्या होता है? अनपेड सेलर वो होता है जो अपनी गुड्स बेच देता है लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते। मीन्स जो कंसिडरेशन में प्राइस मिलनी चाहिए, जब उसको प्राइस नहीं मिलती तो उसको अनपेड सेलर बोला जाएगा। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं? जब किसी सेलर को पैसे नहीं मिलते कॉन्ट्रैक्ट में, तो राइट्स क्या होंगे? सबसे पहले सूट फॉर द प्राइस, वो उनकी इस कीमत के लिए केस लगा सकता है बायर के ऊपर। भाई मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट, अगर बहुत बड़ी अमाउंट है, कोई मशीन वगैरह बिकी है, आप उसके पैसे नहीं देंगे, तो जो सेलर होगा वो केस कर सकता है। दूसरा, सूट फॉर डैमेजेस। बाय द वे मैंने आपको गुड्स बेच दी, आपने गुड्स यूज भी कर ली, थोड़ा यूज कर ली, लेकिन पैसे नहीं दिए, जो भी नुकसान हुआ होगा, एक तो प्राइस मुझे चाहिए, जो नुकसान, बाय द वे आप प्राइस नहीं दे पा रहे हैं, गुड्स मैं वापस लेके आऊंगा अपनी, वो गुड्स वापस लेके आऊंगा तो उसका जो नुकसान हुआ होगा, वो खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे। सूट फॉर इंटरेस्ट। जो भी चीज़ आपके पास रहेगी और जितना टाइम भी रहेगी, उसका जो ब्याज बनता होगा वो भी आपको देना पड़ेगा, चाहे 5 दिन रह जाए, 10 दिन रह जाए। जिस दिन आपने गुड्स यूज़ कर ली, वापस आप नहीं यूज़ रखना चाहते, मैं वापस ले लूंगा एक दो अपनी गुड्स, और 5 दिन का जो ब्याज बनता होगा वो भी साथ में लूंगा। रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट। जो कॉन्ट्रैक्ट जितने टाइम के लिए, मान लो एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट 60 दिन के लिए हुआ है, 60 दिन में कॉन्ट्रैक्ट में भी था कि 30 दिन बाद आप पैसे देंगे, बाकी 30 दिन फिर नेक्स्ट आप यूज़ करेंगे, आप अभी पैसे दे नहीं रहे हैं, तो जब मेरे को आप पैसे देंगे, 30 की जगह 35 दिन दे रहे हैं, मैं अपने आपके पैसे भी रख लूंगा और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकता हूँ। ये भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। राइट अगेंस्ट गुड्स। जब आपको पैसे नहीं मिलते तो गुड्स के प्रति आपके क्या राइट्स होते हैं? सबसे पहले लाइन, आप गुड्स को रख सकते हो, जिस बंदे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर वो पैसे नहीं दे रहा, आप गुड्स मत भेजो, ये एक राइट होता है। उसके बाद राइट्स के बाद स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब है कि बाई द वे कई बार हम किसी बंदे को सामान भेज रहे हैं, आज मैं मान लो लुधियाना से सामान भेज रहा हूँ, मैंने दिल्ली भेजना है, अगर मेरा सामान दिल्ली अभी पहुंचा ही नहीं है, मेरे को पैसे अभी तक नहीं है, तो मैं रास्ते में भी ये सामान रुकवा सकता हूँ। ये भी एक हमारे कॉन्ट्रैक्ट में राइट होता है। कोई फिक्स नहीं होता कि आप बोलेंगे कि अभी आप जब जब दिल्ली पहुंचेगा फिर वापस लेके आऊंगा, रास्ते में ही रुकवा सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपोर्टर पता है कि कौन सा है, आप उसको कॉल करके गाड़ी बोल सकते हैं कि मेरा सामान वहाँ पर डिलीवर नहीं होना चाहिए, तो वो वहाँ पे सामान डिलीवर नहीं होता है। उसके बाद जब भी डिलीवर होने वाला है तो ये दो चीज़ें देखनी भी जरूरी होती हैं। सबसे पहले डिलीवरी टू बायर। अगर सामान डिलीवर हो चुका है बायर के पास, तब आप रास्ते में रुकवा नहीं सकते, फिर तो सामान पहुंच ही गया, फिर उस टाइम पे होगा कि आप गुड्स अपने वापस लेके आएंगे। दूसरा, बायर इंटरसेप्शन। अगर बायर गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, इंटरसेप्शन का मतलब है कि आपके पास गुड्स पहुंची, कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आप गुड्स पहुंचेंगे फिर पैसे देंगे, लेकिन आपने गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं की, तो गुड्स आपके पास वापस आएंगे। एक्नॉलेजमेंट टू द बायर। जब बायर को पूरी नॉलेज पता है, मीन्स उसकी निगरानी में सारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और फिर वो जानबूझ के उसमें मिसलीनियस कर रहा है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मीन जानबूझ के धोखाधड़ी कर रहा है, तो गुड्स वापस होंगी। उसके बाद रिजेक्शन बायर बायर, अगर गुड्स जो है रिजेक्ट कर दी जाए बायर के द्वारा, तो भी वापस हो जाती हैं। डिलीवरी टू द शिप चार्टेड बाय द बायर। जो डिलीवरी होनी थी वो बायर ने बोला था कि चार्टर्ड शिप से होनी चाहिए, आपने किसी लोकल शिप से कर दी है, तो भी गुड्स वापस होंगी। उसके बाद रॉन्गफुल रिफ्यूजल टू द डिलीवरी। कई बार हम लोग बोलते हैं कि जो सामान जिस हिसाब से हमारे पास पहुंचना था इस टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन वो तरीके से नहीं पहुंचा, हम बोलते हैं पैकिंग हो गई, मुझे पैकिंग नहीं होके गई, तो आप गुड्स वापस रख सकते हैं। उसके बाद पार्ट डिलीवरी। अगर सामान जो पहुंचा गया था, अभी 20 किलो चीज़ मंगाई गई थी, पहुंची 10 किलो है, तो भी गुड्स आप लोग अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद राइट अगेंस्ट द सेलर। जो बायर होता है उसके राइट्स क्या होते हैं, इन्होंने लिखा ना राइट अगेंस्ट द सेलर, तो मतलब बायर के राइट्स हो जाएंगे। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। आपने कोई सामान खरीदना था, आपको कोई मान लो एग्जाम्पल फंक्शन था, मैंने आपको सामान भेजना था, मैंने सामान नहीं भेजा, आपको मैं उसको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ गई, या आपका कोई नुकसान हो गया, जो भी डैमेजेस हुए होंगे आप वो सेलर से भरपाई करवा सकते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था
आप उस काम के लिए सेलर के ऊपर केस भी कर सकते हैं कि ये बंदा उस काम को करे और विदाउट कॉस्ट भी वो करना पड़ सकता है। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर सेलर किसी प्रकार की वारंटी की ब्रीच करता है, मीन्स अपने कॉन्ट्रैक्ट में धोखाधड़ी करता है कि आपको वारंटी मिलेगी लेकिन बाद में वारंटी नहीं मिलती, तो आप उसके लिए भी केस कर सकते हैं। सूट फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है कि पहले सामान बेचा गया, बोला गया कि मिलेगी वारंटी, जब वारंटी देने का टाइम आया, एंटिसिपेटरी होता है कि एट टाइम मौके पर मुकर जाना, वारंटी खत्म कर दें। जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक एसी बेचा गया आपको, एसी बेचा गया तो साल में बोला कि सर्विस है उसकी फ्री होने वाली है, सर्विस देने का टाइम है, आप बोले कि सर्विस तो होगी नहीं, पैसे देने पड़ेंगे, तो उस टाइम पर भी आप लोग जो है केस कर सकते हैं। ये था आपका टॉपिक सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का या सेल ऑफ गुड्स एक्ट का दो 1930 वाला, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पढ़ी है, मतलब 3-4 टॉपिक में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो खत्म होगा। कोई ऐसा पॉइंट हो पूछने वाला तो देखिए। ये जितने भी स्पेशल एक्ट्स थे आपको पेपर में आएंगे, किसी ना किसी में कुछ पूछा जाएगा। बिजनेस लॉ में इसके अलावा कुछ अलग से स्टार्ट हो जाएंगे 2-3 टॉपिक, वो भी हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी को पूछने वाला तो कुछ। नेक्स्ट आपका टॉपिक बिजनेस लॉ में जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक पढ़े हैं पीछे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। अभी कुछ एक्ट आएंगे बिजनेस लॉ में, ये बिजनेस के कानून के अंदर ये एक्ट भी चलते हैं। सबसे पहला एक्ट हमारे पास आ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। पार्टनरशिप के बारे में आपने पढ़ा होगा। पार्टनरशिप क्या होती है, दो या दो से बंदों के बीच में मिलकर होती है। उसमें पार्टनर जो होते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ होते हैं। जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उनको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस कर रहा है, जब बिजनेस की पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसे देने पड़ेंगे। कई बार पार्टनरशिप जो है रजिस्ट्रेशन हो जाती है लिमिटेड लायबिलिटी के साथ, उसको बोलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर ऐसी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन होगी तो इस तरह के पार्टनरशिप में क्या होगा, सभी पार्टनर्स से जितने पैसे एक बार में बोले जाते हैं उतने ही पैसे उनको बिजनेस में देने होते हैं। वो कंडीशन बेस पे हो सकता है एक ही पैसे सारे बार एक ही बार में आ जाए, 2-3 बार में आए तो ऐसा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे पार्टनरशिप में नहीं दिए जाते। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उन्होंने बताई भी क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी ऐसी संस्था जो कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हुई होगी उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी वाली भी हो सकती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली भी हो सकती है और कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, एस कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, ऐसी कोई संस्थान हो सकती है। उसके अलावा बिजनेस, बिजनेस क्या होगा, जिसमें ट्रेड होगा, मेन ट्रेडिंग, आप बाहर से सामान खरीदेंगे और बाहर कहीं से लेके आएंगे फिर बेच देंगे। मैन्युफैक्चरिंग होगी, खुद बना रहे हैं बेच रहे हैं। प्रोफेशन हो सकता है, जैसे कि प्रोफेशन जैसे टीचिंग का प्रोफेशन, लॉयर का प्रोफेशन, सीए का प्रोफेशन, वो भी हो सकता है। कोई सर्विस और ऑक्यूपेशन भी हो सकती है। सर्विस मीन्स आप सर्विसेज का काम कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह खोले हुए हैं। ऑक्यूपेशन हो सकता है किसी के लिए आप काम करने जा रहे हैं, जड़ी वगैरह में। तो ये सब कुछ आपका बिजनेस में ही आता है। उसके बाद एंटिटी, एंटिटी मीन क्या होती है, कोई भी पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट वाले पर्सन भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन वाले भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस वाले भी हो सकते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च पे खत्म होगा। उसके बाद हमारे पास आती है पार्टनर। पार्टनर क्या होते हैं, जब भी कोई पर्सन आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो पार्टनर होते हैं। पार्टनर बिजनेस दो प्रकार के होंगे, एक नॉर्मल पार्टनरशिप, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी। नॉर्मल पार्टनरशिप में की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी पार्टनर की। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगी, पार्टनर को फिक्स पैसे देने होते हैं। मान लो 1-1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करना है तो 1-1 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फर्दर पैसे वो लोग नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसेंशियल फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके फीचर्स के लिए आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसी जो संस्था होती है एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई होती है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन ऐसा बिजनेस क्या होता है, किसी भी पार्टनर के मान ली डेथ होने से, रिटायर होने से इस बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करता है। मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस होगी, बाय द वे कोई बंदा मर भी गया तो ये बिजनेस बंद नहीं होते, ये आगे चलते हैं। जैसे पार्टनरशिप में होता है ना कि आपने पार्टनरशिप की हुई है, 2-3 पार्टनर हो जाए, किसी की डेथ होगी या रिटायर हो गया या अनसाउंड माइंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ती थी। पार्टनरशिप खत्म करो, दोबारा चलानी है तो दोबारा से पार्टनरशिप बना के फिर करने हैं पार्टनर ऐड करना। अगर लिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ पार्टनरशिप है तो उसमें किसी बंदे से आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिजनेस आगे चलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस होगा वो पार्टनरशिप एक अलग से नाम के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे कंपनियां होती है ना, अभी तो केस लगेगा तो कंपनी के नाम पे, सेम ऐसा ही होता है। अगर नॉर्मल पार्टनरशिप होती है तो केस लगेगा तो पार्टनर के ऊपर लग जाता है। जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी होगी तो रजिस्टर्ड कंपनी होती है जो एज पर गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग पास करवानी पड़ती है। जब भी कोई केस होगा या कुछ भी होगा तो कंपनी के नाम पे ऊपर, मीन्स कंपनी अपने नाम से जानी जाती है। पार्टनरशिप करो तो जब भी केस होगा तो कंपनी के नाम पे होगा, फिर उसके बाद उनके पार्टनर को बुलाया जाएगा, क्या प्रॉब्लम हो रही है वो केस उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। मान लो बाहर का कोई पर्सन पास केस का आप लगाने जा रहे हो
आप पार्टनर का नाम लगा दोगे, लेकिन नाम जो आगे आएगा वो कंपनी का ही आएगा। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि इसमें सारे पार्टनर जो है एजेंट की तरह काम करते हैं। कोई बंदे किसी के ऊपर बाइंड नहीं होते, हम बोलेंगे कि वो बंदा काम करेगा तब काम होगा। सब लोगों को काम करना पड़ता है इस तरह के बिजनेस में। बहुत जैसे पार्टनरशिप करते हैं उसमें हम देखते हैं ना, वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। जो बंदे पैसे लगाते हैं बिजनेस में आते भी हैं, वर्किंग होते हैं। स्लीपिंग होते हैं, पैसे लगा दी, जब प्रॉफिट होगा सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, लॉस होगा तो लॉस सफर कर लेंगे, लेकिन बिजनेस में नहीं आते। लेकिन जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी, इस तरह की पार्टनरशिप में सारे पार्टनर जो हैं प्रॉपर तरीके से लाइव एजेंट होते हैं, उनको बिजनेस करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। एलएलपी एग्रीमेंट, इस तरह के बिजनेस में एग्रीमेंट भी होता है, हर एक पार्टनर्स की ड्यूटीज एंड राइट्स जरूर लिखे जाते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। मैंने पहले पॉइंट क्लियर कर दिया कि इसमें हर एक इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं। अपनी मनमर्जी से काम नहीं होगा। कंपनी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो कंपनी के हिसाब से होंगे। मान लो केस होगा तो कंपनी के नाम पे जो भी काम होगा कंपनी के नाम से होगा, पार्टनर के नाम से नहीं हो सकता। पार्टनरशिप में होता है कि हर एक बंदे जो अपने हिसाब से सेटअप कर लेते हैं, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में होगा कि कंपनी का नाम आ जाता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, सब लोगों को वैसे ही काम करना पड़ता है। कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कंपनी के अलग से एक स्टैंप भी होती है, जिसको हम कॉमन सील बोल सकते हैं, मोहर स्पेशल बनती है। पार्टनरशिप में क्या होता है, नॉर्मल में पार्टनर साइन करते हैं, उनके अपने अपनी स्टैंप बन जाती है, उसमें लिखा नीचे लिख देता है कि मान लो मैं एग्जाम्पल लिखूँ, मेरा नाम होगा जितेंद्र बठेजा, तो नीचे लिखा आ जाएगा पार्टनर। लेकिन जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होगी वो कंपनी की स्टैंप होती है, उस स्टैंप के ऊपर कौन कौन पार्टनर साइन कर सकते हैं वो उनके एग्रीमेंट में डिसाइड होता है। लिमिटेड लायबिलिटी, इस तरह के पार्टनरशिप में देनदारी जो है ज्यादा नहीं होती है, फिक्स होती है, जितने एक बार बोल दिया कि उतने ही पैसे कंपनी में देने होंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एनएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर कितने चाहिए, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वैसे नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस है तो मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। अगर एलएलपी आप बिजनेस कर रहे हैं तो मिनिमम मेंबर 2 होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, अपर जितने मर्जी आप पार्टनर्स में ऐड कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर, एलएलपी में पूरी कंपनी को मैनेज करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर पे अलग अलग बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप की जाती है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर भी इसमें हो सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इस तरह की बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो क्रिएट होगा, और पार्टनरशिप में जो बंदे होंगे सिर्फ उन्हीं को ही यूज होगा। नॉन कमर्शियल पर्पस में इसको यूज नहीं करते हैं। मान लो जो बिजनेस से बाहर की चीज़ें आप वहाँ पर भी यूज कर लेंगे अपने प्रॉफिट को, ऐसा नहीं होगा। जो बिजनेस के पार्टनर है उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तो जब मर्जी इस तरह की कंपनी के बिजनेस को इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज, ऐसा एग्रीमेंट जब भी होगा, मान लो अगर कोई कंपनी अगर आपस में मर्ज होना चाहती है, अक्वायर करना चाहती हैं, तो ये कंपनीज कर सकती हैं, उसके ऊपर एग्रीमेंट बनता है। एलएलपी कन्वर्जन, अगर आप एलएलपी को किसी और संस्था में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट सकते हो। जैसे एग्जांपल बोले कि पब्लिक कंपनी में, कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप एलएलपी को नॉर्मल पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले गवर्नमेंट की प्रोविजंस लेनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट ई फिलिंग, ऐसी कंपनी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो। इसके लिए www.mca.government.in मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड फाइनेंस, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। इस तरह की बिजनेस में जो हमारे पास पर्सन्स होंगे वो डिज़ाइन पार्टनर्स होते हैं। डिज़ाइन पार्टनर का मतलब कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो सभी पार्टनर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। अपने मन मर्जी से नहीं होता कि जितनी मर्जी रेशियो सेटअप कर लो, जिस मर्जी पार्टनर से जितना मर्जी पैसा ले लो। आपको गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग एक मीटिंग करनी होगी, मीटिंग में डिसाइड करना होगा कौन सा पार्टनर ऐड करना है और किसी को हटाना तो कैसे हटा सकते हैं। फिक्स नहीं होगा कि आप किसी मर्जी पर्सन को ऐड कर लेंगे, किसी मर्जी पर्सन को हटा देंगे। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, जो इस कंपनी में पार्टनर्स आएंगे उनके रिलेशनशिप सिर्फ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस के होते हैं। कोई भी चेंजेस अगर कंपनी में करना चाहते हो तो विद इन 30 डेज रेक्टिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट हमें पास करना होता है, और रजिस्टर के पास उस चीज़ को साइन करवाना होता है। मीन्स नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता था कि हम लोग पार्टनर मिले, कोई नया कुछ करना है, पार्टनर मिलकर डिसाइड कर लिया, काम कर लेते थे। लेकिन एलएलपी कंपनी होगी तो कंपनी में मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें सभी पार्टनर्स आएंगे, और विद इन 30 डेज के अंदर उसके ऊपर काम कर लिया जाएगा। मीन्स आपने आज जो डिसाइड कर ली करना है तो 30 दिन के अंदर सभी पार्टनर से रिटर्न में एग्रीमेंट साइन करवा कर रजिस्टर के पास सबमिट करेंगे, फिर वो चीज़ जो है रेक्टिफाइड की जा सकती है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि जो फर्स्ट शेड्यूल इसको हम लोग लीव कर दें, फर्स्ट शेड्यूल हमें इसमें जरूरत नहीं है। एक्सटेंट ऑफ लिएबिलिटी ऑफ पार्टनर, एक्सटेंट का मतलब कि अगर कोई बंदा पार्टनरशिप में आता है और वो उस चीज़ को रूल नहीं फॉलो करता लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप की, तो उसको बाहर किया जा सकता है, लेकिन कंपनी कभी भी बंद नहीं होती है। अगर कोई बंदा रॉन्गफुल एक्ट करेगा
या फिर रॉन्गफुल कुछ पार्टनरशिप में दिखाएगा तो वो पर्सनली उसके ऊपर केस होता है और उसको उस कंपनी से बाहर भी कर दिया जाता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी कैसे बनती कैसे है? अगर कोई भी बंदा इस चीज संस्था मतलब पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहता है, पार्टनरशिप कंपनी में जाना चाहता है लिमिटेड लायबिलिटी में, तो कैसे होगी? सबसे पहले तो कहता है अभी आपको एप्लीकेशन फॉर डीआईएन और डीपीआईएन, मीन्स आपको डिजाइन पार्टनर ऑफ एलएलपी की एप्लीकेशन या फिर डिजाइन पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको लेना पड़ता है। तब भी गवर्नमेंट, ये कहाँ पे मिलेगा? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा mca.government.in की वेबसाइट के ऊपर आपको ये एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद अक्वायर डिजिटल रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार ऑफ डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर आपको मिलते हैं जो ऑनलाइन होंगे। आपको देखते हैं बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है कि उनके डिजिटल सिग्नेचर बने होते हैं, पार्टनर खुद साइन नहीं करते, कंपनी के ऑफिशियल साइन बन जाएंगे, वो एक डोंगल होती है, कोई भी आपने काम करवाना है वो कंप्यूटर साइन होंगे उसके ऊपर, तो ये भी आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आपका न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, एलएलपी का एक न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर आ सकता है। जब भी कोई बिजनेस आएगा वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। आप ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर अपनी तरफ से बना लेंगे, जिस टाइप का बिजनेस आपका होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वैसा मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी कि कौन कौन से बंदों को आपने ऐड करना है, वो डॉक्यूमेंटेशन इसमें जरूरी होते हैं, जो उनका मतलब आधार कार्ड हो गया, उसका अकाउंट नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका पैन कार्ड हो गया, वो सारे ही प्रूफ प्रूफ आपको मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में सबमिट करने पड़ते हैं। तब आप अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मीन्स अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आपने कहता सारे पर्सन ऐड कर लिए तो फाइल एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब कि जो पर्सन आएंगे क्या एग्रीमेंट किया उन्होंने आपस में, कितना कितना पैसा लगा के रजिस्टर्ड होंगे, अगर कोई पर्सन जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सब कुछ एग्रीमेंट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसके लिए फॉर्म 3 लगता है। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इनटू द एलएलपी, क्या ये पॉसिबल है? जो कहता है पहले से पार्टनरशिप चल रही है उसको एलएलपी में कन्वर्ट करना, हाँ ये पॉसिबल है। इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 2 भरना होता है और उसमें सभी पार्टनर की सहमति आपको दिखानी पड़ती है कि वो अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। जो नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2 या 3 के अंदर आना चाहते हैं तो सभी पार्टनर की सहमति होनी चाहिए। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर फॉर्म नंबर 2 होता है कन्वर्जन वाला, तो आप कन्वर्जन करके इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर आप फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 27 भरना पड़ेगा, मीन्स अगर आप फॉरेन में काम करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने, मैंने 2 बार पढ़ ली हमने, नॉर्मल पार्टनरशिप एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिर उसमें आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर कितने प्रकार के होंगे? सबसे पहले जनरल पार्टनर, जो बिजनेस में डेली डेली बेस पे आते हैं, बिजनेस का हम डेली बेस पे देखेंगे। एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर, जो डे टू डे बिजनेस रनिंग में अपना एक्टिव पार्ट दिखाते हैं, मीन्स डेली बिजनेस में आ रहे हैं, उनकी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग के लिए क्या क्या काम करना जरूरी है, या फिर बिजनेस के लिए जो जो काम करने जरूरी है वो काम करेंगे। स्लीपिंग पार्टनर, जिसको डोरमेट पार्टनर भी बोला जाता है, ऐसे पार्टनर जो बिजनेस में सिर्फ पैसा लगा देते हैं, बिजनेस के काम में नहीं आते, रनिंग बिजनेस में कभी पहुंचेंगे नहीं, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को लेके चले जाएंगे, अगर लॉस होगा तो उसको सफर वो कर लेते हैं। नॉमिनल पार्टनर सफर करते हैं, जैसे मान लो आपकी कैपिटल 50-50 हज़ार की कैपिटल है बिजनेस में, कंपनी में 10 हज़ार का लॉस आ गया, मान लो 2 पार्टनर है, दोनों अपनी अपनी कैपिटल में आधा कन्वर्ट कर लेंगे, 10 का लॉस आया तो 5-5 हज़ार की कैपिटल में खत्म हो जाएगी, 45 की रह जाएगी, समझ गए? प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल वो बढ़ जाएगी, अगर कोई बंदा पैसे ले जाना चाहता है तो पैसे लेके भी जा सकता है। वो जो आपकी रेशियो डिसाइडेड होगी वो हमें पार्टनरशिप डीड में सेटअप करना पड़ता है कि हमने पार्टनरशिप जो है किस परसेंटेज के ऊपर की हुई है। अगर मान लो 50-50 का तो 50-50, अगर किसी का 70-30 है, 40-30 है, या जो भी रेशियो आपने सेटअप किया है 60-40 है, और रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। फिर आते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? ऐसा पार्टनर जिसका कहता कोई रियल सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट नहीं होता पार्टनरशिप में, लेकिन वो बिजनेस में पैसे तो लगा लेते हैं, लेकिन अपनी जगह पे किसी बंदे को छोड़ देते हैं। मैं एग्जांपल बोलूँ कि मेरे पास पैसा है, मैं चाहता हूँ कि पैसे से पैसा मुझे कमाना है, हम बिजनेस में पैसा लगा दूंगा मैं, लेकिन मैं बिजनेस में जरूरी भी बंदे को छोड़ूंगा कि मेरा पैसा खराब ना हो, तो अपनी जगह पे किसी बंदे को नॉमिनेट कर दूंगा कि मेरी जगह पे ये बंदा सारा बिजनेस मेरा जो काम है ये देखेगा। तो इस तरह के पार्टनर को क्या बोलते हैं? नॉमिनेट पार्टनर। पार्टनर बाय स्टोपल, पार्टनर बाय स्टोपल का होता है पर्सन हु डिस्प्लेस बाय हिज वर्ड्स एक्शन एंड कंडक्ट। कई बार कहता किसी कंपनी में ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता कोई पार्टनर, लेकिन उसके काम, उसके वर्ड्स, उसके काम करने के तरीके से पता लग जाए कि ये पार्टनर है, उसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टोपल। मान लो कंपनी का नाम कुछ भी हो, जो बंदे कंपनी के लिए काम करवाने जा रहे हैं, कंपनी में पता ही नहीं कौन पार्टनर है, जो बंदे काम करवाने हैं तो उन्हीं को पार्टनर मान लिया जाता है, इसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टोपल। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही होते हैं, जैसे कि नॉर्मल जब हमने स्लीपिंग पार्टनर पढ़ने सेम वही होते हैं, कभी भी उनको कंपनी के काम से कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेने देंगे बस। उसके बाद माइनर पार्टनर, जिसकी एज कंपनी में 18 साल से कम होगी, वैसे तो कंपनी में कोई भी ऐसे पार्टनर बनते नहीं है, अगर कोई बंदा बाय द वे रूल तो है,
बन जाएगा पार्टनर, लेकिन वो बिजनेस के काम को नहीं सेटअप कर सकता। ओनली फॉर प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट ले लेंगे, लॉस आएगा तो उसको एडजस्ट सफर कर लेंगे, लेकिन बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज में वो पार्ट नहीं कर सकते, ना ही कंपनी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। माइनर पर्सन पार्टनरशिप में एजेंट बन सॉरी पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन कंपनी के काम को नहीं देख सकते। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? जब किसी पार्टनरशिप में किसी बंदे को लायबिलिटीज के लिए सीक्रेट रखा जाता है, मींस थर्ड पार्टी पर्सन जिसको बोल देंगे। दो पर्सन हर जगह आगे आ रहे हैं, बंदे तीन है लेकिन तीन के बारे में पता नहीं, तीसरे बंदे को तब बुलाया जाएगा जब इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? सीक्रेट पार्टनर, मीन जिसका नाम जो है सीक्रेट रखा जाता है। आउट गोइंग पार्टनर, आउट गोइंग पार्टनर का मतलब होता है जब कंपनी डिसॉल्व हो रही है, जो पार्टनर बाहर जा रहे हैं पार्टनरशिप से, छोड़ के जा रहे हैं पार्टनरशिप को, उसको बोलते हैं आउट गोइंग पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर जो फिक्स पैसे के साथ मार्क कंपनी में आपके एडजस्ट होंगे, उनको लिमिटेड पार्टनर बोला जाएगा। सब पार्टनर, सब पार्टनर क्या होता है? मान लो पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने साथ एक बंदे को और ऐड कर लिया। 100 रुपये का बिजनेस था, आपने बोला 50 तू डाल 50 डाल, तो आप दोनों पार्टनर हो गए, लेकिन नाम एक बंदे का चलेगा, आप आपस में सब पार्टनर का काम कर रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं सब पार्टनर। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अंडर द पार्टनरशिप एक्ट आल्सो, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1932, मैंने आपको पहले बोला कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाता है। अकॉर्डिंग बाय ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप कई बार विल के ऊपर भी बना दी जाती है, मीन्स जायदाद के ऊपर आपने कुछ सम्पत्ति लिख दी और पार्टनरशिप चल गई, जैसे इसको बोलते हैं एग्जाम्पल, एक फैमिली है, फैमिली का बहुत बड़ा घर है, उसमें दो तीन भाई हैं, तो पार्टनरशिप ही है। जब भी ये बिजनेस मतलब चला रहे होंगे, तीनों भाइयों का इकट्ठा ही घर है भाई, तो एक पार्टनरशिप एट विल होगी, तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। कल को क्या बंद करना हो तो इसको जब मर्जी आप बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद पार्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब जब स्पेशल एक काम करने के लिए पार्टनरशिप आपने बनाई, वो काम खत्म हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द टेन्योर, टाइम के अकॉर्डिंग भी पार्टनरशिप बनती है। कैसे? फिक्स टर्म बेस्ड पार्टनरशिप, फिक्स टर्म का मतलब आपने पार्टनरशिप 5 साल के लिए बनाई है, 5 साल आप इकट्ठे काम करेंगे, उसके बाद आपको दोबारा से अगर काम करना है तो दोबारा से पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप, फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाली, कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब तक आप चलाना चाहें बिजनेस चला सकते हैं, चाहे आपको लाइफ टाइम आगे चलाना तो लाइफ टाइम भी चला लेंगे। अकॉर्डिंग टू द नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर फिक्स होंगे, फिक्स अमाउंट पैसा लगाएंगे और बिजनेस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लीगैलिटी, मतलब लीगल रूल के अकॉर्डिंग, लीगल पार्टनरशिप, इलीगल, लीगल क्या हो? जो पार्टनरशिप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग या फिर पार्टनरशिप एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी के अकॉर्डिंग 2003 में अगर रजिस्टर्ड हुई है तो वो लीगल पार्टनरशिप है। इलीगल, जिसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, बस आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे बिजनेस कभी भी बंद हो सकते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर केस भी लगा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो मिनिमम मेंबर 2 या मैक्सिमम मेंबर की लिमिट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो उनको अनरजिस्टर्ड बोला जाएगा। जैसे मैं बोला कि आपने ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई गवर्नमेंट का प्रूफ नहीं है, ना ही गवर्नमेंट को पता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, कल को कोई धोखाधड़ी होगी तो आपके ऊपर केस हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप क्या होगी? जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग, मिनिमम मेंबर 2, अगर नॉर्मल पार्टनरशिप है तो मैक्सिमम की लिमिट 50 की है, अगर लिमिटेड लायबिलिटी वाली है तो मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसे रजिस्टर्ड कंपनी को रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कंपनी। कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जहाँ पर सेम बिजनेस का ही काम चलता है, लेकिन इसमें मिनिमम मेंबर क्या होते हैं? 7 होते हैं, मैक्सिमम की लिमिट कोई भी नहीं होती। कोई भी कंपनी जो एज पर द कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हुई होगी, या फिर कंपनी एक्ट 1872 के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई हुई है, तो सारी कंपनीज को कंपनी बोला जाएगा। कंपनी का अपना लीगल नेम होता है, कंपनी का एक सेपरेट ऑफिस होता है, कंपनी में जो भी मेंबर बनेंगे वो शेयर होल्डर होते हैं, उनकी अलग अलग क्लास होती है, लेकिन कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि मेरी कंपनी है। कंपनी अपने नाम से चलती है, किसी के आने से किसी के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बंदे की डेथ होगी तो कंपनी चलती चली जाएगी, कंपनी कभी भी बंद नहीं होती है। तीनों का आपको वह डिफरेंस भी दिया उन्होंने अगले पेज के ऊपर, आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो 41 पॉइंट बताए उन्होंने डिफरेंस के, तो इन पॉइंट्स में आप इनका डिफरेंस समझ सकते हैं। एक बार इसके डिफरेंस को पढ़ लेना, बाय द वे कोई ऐसा पॉइंट हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके डिफाइन आपको कर दिया, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी को, यही पॉइंट डिफरेंस में लेना चाहिए, आपको पेपर में आ सकता है। मेन क्वेश्चन यही, या तो डिफरेंस पूछ लेंगे तीनों का, या हो सकता है दो का डिफरेंस पूछ लें, नहीं तो किसी एक के फीचर वगैरह भी पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट ऐसा हो पूछना हो तो देखिए, और ये डिफरेंस दिए हैं आप इसको पढ़ के आइए, किसी भी डिफरेंस में आपको डाउट लगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड में लिखे हुए हैं। देखिए